अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन्स का। इस चैप्टर में हमने एल्केन्स को कवर कर लिया। एल्कीन्स की अब बात करें और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में जिस चीज़ को हम पढ़ने लगे हैं वो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। आप सबको मैंने बताया था कि हमने जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, कोई 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको देख के चलना चाहिए, क्योंकि उनको जब हम देख के चलते हैं ना तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस पूरी की पूरी क्लास को समझना। जब भी आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे तो तब वहाँ पे तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको 10th की केमिस्ट्री के लिहाज से भी गाइड कर रही हूँ और साथ ही साथ 12th की केमिस्ट्री के लिहाज से भी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने 12th में ही जाके दोबारा पढ़नी है। तो अभी जो हमने बात की थी कि हमारे पास डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सोर्सेज पता हो, उसके अलावा हमें उसके प्रिपरेशन के तरीके पता हो, फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, देन कम्स यूजेस। अब प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से जब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम जिस एल्कीन का जिक्र करेंगे ना, वो है हमारे पास ईथीन। अब जब हमने एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था तो हमने उसमें स्पेसिफाई नहीं किया था इतना ज़्यादा कि हमने सिर्फ मीथेन की बात करनी या इथेन की बात करनी। मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ, यूजेस में तो हमने स्पेसिफाई कर दिया था ना। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं ना तो याद रखें, क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज़ है, अगर आपको 1-2 चीज़ों की समझ आ जाए तो बाकी सबकी वैसे ही आ जाती है। दूसरा, हमेशा आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट इन द सीरीज़ होती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती हैं, जिनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अब हमने जहाँ से बात स्टार्ट करनी है वो है इथीन, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि एल्कीन्स का सबसे फर्स्ट इन द सीरीज़ कौन सा है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप सबके जहन में भी इथीन ही आएगा। तो इथीन की बात शुरू करते हैं, और इथीन के बारे में सबसे खूबसूरत बात आपने समझ लेनी है ये है कि इसकी जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो बहुत ही प्लेजेंट है। ठीक है, प्लेजेंट ऑर्डर है। साथ ही साथ ये आपके पास इसकी डेंसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। इसकी डेंसिटी में और बाकी जो एल्कीन्स होंगे उनकी डेंसिटी में फ़र्क होता है, लेकिन इथीन की हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ना याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। जो इथीन है स्टूडेंट्स आपके पास, इट इज़ लेस डेंस देन एयर। ठीक है, लेस डेंस देन एयर। इसका मतलब ये है कि ये इतना हल्का कंपाउंड है कि मैंने आपको बताया था डेंसिटी की कितनी सिंपल सी डेफिनेशन, कि किसी चीज़ का अगर देखना हो कि वो कितनी भारी है, ठीक है, इसको आपने कहीं पे लिखना नहीं। वैसे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए वर्ड्स यूज़ करती हूँ। तो अगर आपने देखना हो कि किस तरह से कोई चीज़ कितनी भारी है, कितनी हल्की है, तो वहाँ पर हम डेंसिटी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। एल्कीन में जब हमने इथीन की बात की तो देखा गया कि एयर से भी हल्की है ये गैस। ठीक है, और वैसे आपको पता लग ही गया कि मैंने गैस बोल दिया तो ये गैस ही है हमारे पास, इथीन गैस है। वैसे भी लो मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो सब गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एक तो मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, दूसरा वो वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी हम बात हमेशा करते हैं, वो मैं बात रिपीट इससे करती हूँ ताकि आपको रीजंस याद रहें। रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लो मॉलिक्यूलर मास एल्केन्स और लो मॉलिक्यूलर मास एल्कीन्स दोनों ही गैसियस फॉर्म में क्यों होती हैं, तो आप सबने याद रखना है कि वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये बात हमने कर ली, और इसके साथ साथ हमने इथीन की जो 2 इंपॉर्टेंट बातें थी ना वो भी कवर कर ली। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा वो पूछ लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, तो सबने याद रखना है कि आपने इथीन से अपनी डिस्कशन शुरू करनी है। और जिस तरह हमने पढ़ा था ना एल्केन्स में कि हमने देखा था कितने कार्बन टू कार्बन हमारे पास गैस हैं, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड्स हैं, तो इतनी डिटेल हमने एल्कीन्स में नहीं पढ़नी, तो ये ईजी हो गया। आपको कार्बन नंबर एल्केन में याद रखना पड़ेगा, एल्कीन में बात ही शुरू करें इथीन से। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ इथीन के बारे में नहीं, सारे एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम आ रहे हैं। ये सब के सब होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होते हैं? मैंने आपको इसकी रीज़न भी समझाई थी कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। उस लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनका डिफरेंस क्योंकि हो गया कम, तो अब क्या होगा कि पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलैरिटी का क्या मतलब था? 2 डिफरेंट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये वैसे भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम है, इसलिए पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, ये नॉन पोलर होंगे। और जब भी कोई चीज़ नॉन पोलर होती है तो आप सबको पता है कि वो डिजॉल्व भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होती है।
अब ये वाला जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, ये आप सबने याद रखना है कि ये सिर्फ एल्केन्स या एल्कीन्स पे अप्लाई नहीं होता, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के बने होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत कंपेरेबल होती हैं। तो इस वजह से आप सबने याद रखना है कि जो नॉन पोलर कैरेक्टर है ये मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मैंने बोला है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोला है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको दोनों का फ़र्क समझा देती हूँ। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन का, जिसके साथ भी बॉन्ड है। एल्कीन्स में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब स्टूडेंट्स हमने बात करनी है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू और होगी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू और होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में हमने देखना होता है कि डिफरेंस कितना है, कितना फर्क है दोनों में। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो वो कंपाउंड्स पे चार्जेस आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो आयोनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा हो दो एटम्स के दरमियान का तो उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, वो पोलर कंपाउंड्स बन जाते हैं। हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ये वैल्यूज आप याद रख लें क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा हर चीज़ सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी होती, कुछ चीज़ें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी देख लेनी चाहिए। तो केमिस्ट्री की ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर आती होंगी ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कार्बन टू कार्बन आप देख लें, इस कार्बन पे भी अगर आप बात करें तो आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ पे भी 2.5 है और यहाँ पे भी 2.5 है। डिफरेंस का मतलब है आपने इन दोनों को माइनस कर देना या इन दोनों के दरमियान फर्क देखें तो डिफरेंस 2.5 माइनस 2.5 कितना डिफरेंस आता है? 0। इसका मतलब है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इसका मतलब क्या वो पोलर नहीं हो सकता, क्योंकि जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना चार्जेस की डेवलपमेंट का चांस बढ़ेगा और उतना ही वहाँ पे पोलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो कार्बन है 2.5 और हाइड्रोजन है 2.1। इनका डिफरेंस जब हम देखते हैं 2.5 माइनस 2.1 तो हमारे पास आंसर आता है 0.4। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है एक तो वो बहुत कंपेरेबल है, जो बात मैंने पहले भी की, जो हमारी बुक में भी जिस तरह लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर वेरी कंपेरेबल। कंपेरेबल का क्या मतलब होता है कि बहुत करीब करीब है, एक दूसरे के इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है नहीं लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर हमने बात करनी है इनके डिफरेंस की, तो डिफरेंस देखा गया डिफरेंस इज वेरी लो। आप देख लें वो तो पूरा 1 का भी डिफरेंस नहीं है, 0.4 का आपके पास डिफरेंस है, तो ये बात भी शो कर रही है कि ज़्यादा पोलर ये नहीं हो सकते। तो देखा गया कि एंड पे ये हैं ही नॉन पोलर। इसी वजह से आपने याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि व्हाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर, या पूछा जाए व्हाई आर एल्केन्स एंड एल्कीन्स नॉन पोलर, तो आप सबने याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात लाजमी करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर कंपेरेबल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लो। ये बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट इसी तरह से लिख भी देती हूँ, आप सब कोशिश करें अपने नोट्स पे ये स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख लें, फिर आपको पेपर में या कहीं पे भी कोई पूछे तो आपको इसका ना जवाब देने में बड़ी आसानी होगी। आप सबने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर कंपेरेबल। ठीक है, लिख लें ये साथ साथ, ये आपके नोट्स में या आपकी बुक पे कहीं पे भी लिखा होना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बात करनी है तो आपने हर एटम को सेपरेटली कंसिडर करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करनी है तो एटम्स के दरमियान में जो वैल्यूज है ना उनको माइनस कर दें, उनका फ़र्क देखना है कितना फ़र्क है। तो इस वजह से कहा जाता है कि आपके पास जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एल्केन्स हो जाएं, एल्कीन्स हो जाएं, वो आपके पास नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर जो चीज़ होगी वो पोलर में डिजोल्व नहीं होगी, क्योंकि हम सबको पता है लाइक डिजोल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है हमने। तो अगर ये नॉन पोलर है तो इसका मतलब है कि आपको सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर चाहिए।
अब अगर आपके बुक में फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का नाम नहीं लिखा तो भी आपको पता है कि हमने इसी बुक में पढ़ा है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं। आपके पास बेंजीन है, फिनोल है, टोलीन है, एनालीन है, तो आपने वो सारे के सारे क्या करने हैं, यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। चीज़ों को इंटरलिंक करके चलें, ये मत समझें कि ये चैप्टर डिफरेंट है, दूसरा चैप्टर और है। ये सब चीज़ें एक ही हैं, एक ही साथ इनको लेकर चलें, ठीक है। इनको इंटरलिंक करेंगे, आपके लिए समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये हो गई हमारे पास नॉन पोलर की प्रॉपर्टी, और आपको मैंने ये भी समझा दिया कि आपके पास इनको आपने नॉन पोलर किस बेस पे कहना है। आगे चलते हैं हमारे पास एल्कीन्स की अगली प्रॉपर्टी पे, और वो है कि एल्कीन्स आर वेरी फ्लेमेबल। फ्लेमेबल वाली प्रॉपर्टीज जरा गौर से सुननी है आप सबने। एल्कीन्स आर फ्लेमेबल, ठीक है। फ्लेमेबल का मतलब होता है जलाना आसान है, लेकिन इनकी फ्लेमेबिलिटी में और एल्केन्स की फ्लेमेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। देखिए एल्केन्स तो जैसे जैसे हमने सिर्फ इतनी बात पढ़ी थी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है एल्केन्स का, उनकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन एल्कीन्स और उसकी फ्लेमेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, वो ये चीज़ है कि आप जब भी एल्कीन को जलाएंगे तो जो स्मोक होगी वो ज़्यादा क्रिएट होगी। एल्केन को जलाने में उतनी स्मोक नहीं बनेगी जितनी कि एल्कीन को बर्न करने से बनेगी। ये बात समझ में आ रही है कि दे हैव हैवी स्मोक, ठीक है। हैवी स्मोक क्रिएट होती है, हैवी स्मोक की इन्वायरमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बात आपने याद रखनी है। आपसे अभी जब पूछा जा रहा है ना एल्केन्स के और एल्कीन्स के फ्लेमेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, तो देखें एल्केन्स की फ्लेमेबिलिटी की बात हमने और की थी, लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं बताना कि डिफरेंस ये है कि एल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो फ्लेमेबिलिटी कम होती है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि कौन सी फ्लेमेबिलिटी कहाँ पे जाके कम होती है, कहाँ जाके ज़्यादा होती है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एल्केन्स और एल्कीन्स के दरमियान में फ़र्क कितना है, ठीक है। तो आप सबने याद रखना है कि एल्केन्स फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये जो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी स्मोक होती है, हैवियर देन प्रोड्यूस्ड बाय एल्केन्स, ठीक है। और कंबस्शन रिएक्शन आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। कंबस्शन रिएक्शन में इट डजेंट मैटर विच ऑर्गेनिक कंपाउंड यू यूज़, आपके प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो आपके एल्केन्स भी देंगे, जो आपकी एल्कीन्स भी देंगी। तो अगर आप एल्केन्स में कंबस्शन को पढ़ें और फिर एल्कीन्स में पढ़ें तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, ये वो रिएक्शंस हैं जो कॉमन है, ठीक है। ये आपको नज़र आएंगे ही आएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना। याद रख लेना है कि फ्लेमेबल दोनों है। कंबस्शन रिएक्शन एल्केन भी परफॉर्म करेंगे, एल्कीन भी करेंगे, लेकिन एल्कीन्स में जो स्मोक है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगी। फाइनली हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में वही बात है जो पहले भी की है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में इंक्रीज आता है। तो क्या रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ, किसमें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में इंक्रीज आ जाएगा। एक चीज़ है इथीन, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है। वहीं पे आप बात कर लें कार्बन 10 वाले कंपाउंड की। अब आप मुझे बताएं कि कार्बन नंबर 2 से कार्बन 10 में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि क्या उसी टेम्परेचर पे आप मुझे बताएं मेल्ट कर लेंगे आप इथीन को भी और कार्बन 10 वाले कंपाउंड को भी? नहीं कर सकते आप, आपके पास टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एल्केन और एल्कीन में डिफरेंट है, ये हर और ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अप्लाई होती है, ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बात होती है। फ़र्क सिर्फ कहाँ आ जाता है कि हमने सिर्फ इतनी सी बात की है कि जो इथीन है दैट इज़ लेस डेंस देन एयर, मतलब हवा से भी हल्का है, ठीक है, एयर से भी हल्का है इथीन। ये बात बस आप सबने याद रखनी, इतना सा डिफरेंस है। बाकी डेंसिटी भी बढ़ेगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। ये बात एल्केन्स पे भी अप्लाई होगी, ये बात एल्कीन्स पे भी अप्लाई होगी। जब आप इनको अलहदा-अलहदा करके याद करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें मुश्किल लगेंगी। कॉन्सेप्ट ले लें कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ आपके पास उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। ये चीज़ आप सबने याद रखनी है। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में वैसे भी बात ही है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ कोई भी हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप उठा लें, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स पेपर में भूल भी जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ये बातें तो आपको याद है ना कि बिगिनिंग वाले मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स गैसेज होंगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इथीन की जो डेंसिटी है उसके बारे में बताएं। इज़ इट हैवियर देन एयर, इज़ इट लाइटर देन एयर। तो वो जो बात है ना कि इसकी डेंसिटी कम है हवा से या ज़्यादा है, इस पे एमसीक्यू आ जाता है। क्योंकि देखें ये बात ही यूनिक है, हमेशा यूनिक बातें करना तो हमें केमिस्ट्री में ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो ये वाली जो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये आप सबने याद रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमारे पास इतनी ही थी, लेकिन हमने थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी मैं आपको बताती चलूँ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले। ठीक है, तो मतलब मैं आपको ओवरवेल्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको कॉन्सेप्ट पता हो। आप ज़रा याद करें कि एल्केन्स में हमारे पास कौन से किस्म के रिएक्शंस थे। सबको याद होगा कि एल्केन्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट निकलेगा और उसकी जगह कोई और आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं आपके एल्केन्स। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो आपके एल्कीन्स हैं वो हमेशा एडिशन रिएक्शंस देते हैं। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि सब्स्टिट्यूशन में तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटम्स में से कोई चीज़ निकलेगी और न्यू आके अटैच हो जाएगी। लेकिन एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं निकलना, कोई एटम नहीं निकालना, सिर्फ जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना कार्बन टू कार्बन, उसको तोड़ें। उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन एक और बॉन्ड बनाने के काबिल हो जाएगा, वहां पे आपने कोई और एटम अटैच कर देना है। तो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये एडिशन रिएक्शंस देती हैं। ये दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रख लेनी है। अलहदा अलहदा लेके चलेंगे, मैं फिर बता रही हूँ, आपसे नहीं याद होगा, आपसे क्या किसी से भी याद नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को हमेशा समझ के चलना चाहिए। आप एल्केन और एल्कीन में थोड़ा कंपैरिजन करें ना, आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मोस्टली सेम है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है फिर? हमारे पास डिफरेंस आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का आप सबने याद रखना है कि हर फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट होती हैं। एल्केन्स की केमिकल और होंगी, एल्कीन्स की और होंगी, और जितने आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े सबके सबकी और होंगी। ठीक है, तो एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देंगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड is more stable than डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये सबने याद रखनी है कि आपके पास हमेशा सिंगल बॉन्ड जो होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी वजह से तो ये हो रहा है कि आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है एल्कीन्स में वो टूट रहा है। ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर स्टेबल होता तो ये टूटता ही क्यों? ये टूट ही इसी वजह से रहा है कि ये स्टेबल नहीं है। तो आप सबने याद रखना है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये सारी चीज़ें अगर पेपर में पूछी जाएं तो प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, आप सबको याद रह जाएंगी। कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, सबसे पहले इथीन की बात करनी है, इथीन की डेंसिटी की बात कर लेनी है, साथ ही साथ बात कर लेनी है वो गैस है, प्लेजेंट ऑर्डर है उसका, और सबसे पहला एल्कीन है। ठीक है, उसके बाद आपने इनके मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, जो जो बातें सब में सेम है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में, आपने वो लिख देनी है। एंड इन दी एंड आपने फ्लेमेबिलिटी की भी बात कर लेनी है। फ्लेमेबिलिटी के बाद आपने क्या करनी है कि यहाँ पे एल्कीन्स को बर्न करने से जो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो हैवियर देन एल्केन्स होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स याद रखना है एल्केन्स हों या एल्कीन्स हों या एल्काइंस हों, सारे के सारे नॉन पोलर हैं। और नॉन पोलर की रीज़न ज़रूर लिख देनी है आपने। रीज़न क्या है, सिर्फ लिखने का नहीं, अगर आपसे कोई पूछता भी है कि पोलैरिटी की या नॉन पोलैरिटी की रीज़न क्या होती है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में कितनी टेंडेंसी है ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि वो शेयर कितना कर सकता है। तो आपने देखा कि इनकी वैल्यू सिमिलर होने का मतलब है कि कार्बन में भी शेयरिंग की एबिलिटी बहुत है, हाइड्रोजन में भी शेयरिंग की एबिलिटी बहुत है, तभी तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। ये वाला पॉइंट लिख देना। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपने ये भी लिख देना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है, और डिफरेंस के कम होने की वजह से क्या होता है कि पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, पोलर नहीं बनते, और पोलर नहीं बनेंगे तो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे। पोलर सॉल्वेंट्स में याद रखना है वाटर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आए ये लिख देना है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बेशक आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़े नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं, याद रखने हैं आपने और उनको लिखना है। जब भी आपने एल्केन की प्रॉपर्टीज लिखनी है ना, कहीं दे कैन डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तब भी आपने बेंजीन, फिनोल, एनिलीन और टोलिन के नाम लिखने हैं। और साथ ही साथ जब भी आपने नॉन पोलर में ये जिक्र करना है एल्कीन्स का, तब भी आपने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है।
तो आपको समझ आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ याद रख लें कि सिंगल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से सिंगल बॉन्ड नहीं आप आराम से तोड़ सकते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पड़ता है एल्केन में, और एल्कीन में एडिशन रिएक्शन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप आराम से डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो बात की है सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ये याद रखने हैं। कुछ आपने चीज़ें देखी हैं बिल्कुल सिमिलर हैं हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, आपने इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि सिमिलर हो जाती हैं। ये बात सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज चेंज होंगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी ही होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे तो खैर हम बाद में बात करेंगे, आप इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज करें, अच्छी तरह से याद करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।